चलो अभी अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद ओलिगोपोली मार्केट पढ़ेंगे। मोनोपोलिस्टिक में आपको डायग्राम पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, चीज बता दूं, मैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट का आपका 12th का वीडियो भेज दूंगा, उसकी मैं उतनी डिटेलिंग से पढ़ाया हूं मैंने, ठीक है। उसको देख लेंगे आप, 15-20 मिनट्स का वो खत्म हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो समझ लीजिए आप इस चैप्टर का, यानी ये पूरा इकोनॉमिक्स खत्म आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपको नाम से झलक रहा है कि भैया डिस्क्रिमिनेट करेंगे हम, किसी के लिए कम चार्ज करेंगे, किसी के लिए ज्यादा करेंगे। यहाँ लिखा भी है कि आपका फैमिली डॉक्टर है, वो किसी से ज्यादा प्राइस फीस ले रहा है, किसी से कम ले रहा है। ये तो होता ही है। डिस्क्रिमिनेशन इज ए पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, रेसिडेंशियल वालों से थोड़ा कम ले रहे हैं, इंडस्ट्री वालों से थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, एग्रीकल्चर वालों से और कम ले रहे हैं, गांव में कम शहर में ज्यादा, इस तरीके की चीजें होती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में नई बात नहीं है ना, कि आप एक ही चीज को एक जगह पर अलग दाम पर बेच रहे हो, दूसरे से पहाड़ी इलाके में टाटा नमक का जो प्राइस है वो 20 रुपए हो जाता है, नॉन पहाड़ी इलाके में इतना हो जाता है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगता है, वहां पर डेंजर ज्यादा होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ए मेथड ऑफ प्राइसिंग अडॉप्टेड बाय मोनोपोलीज इन ऑर्डर टू अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? औकात से ज्यादा। कई जगहों पर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई सब्स्टिट्यूट वहां अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कुछ एग्जांपल से देख लीजिए। रेलवे सेपरेट हाई वैल्यू एंड रिलेटिवली स्मॉल बल्क क्वांटिटीज। हाई बल्क वालों से ज्यादा प्राइस लो, स्मॉल बल्क वालों से अलग करके प्राइस लो। देखिए ना, स्मॉल बल्क कमोडिटीज जो होती है उनसे हायर फ्रीट लेते हैं वो कैटेगरी ऑफ गुड्स से। आप बाइक बुलवाओ आपको ज्यादा फ्रेट लगेगा, आप बाइक्स बुलवाओ आपको कम लगेगा। बल्क में जाने वाली चीजों पे कम फ्रेट लेते हैं मगर उनकी वैल्यू ज्यादा है। व्हाट इज दैट मीन? क्वांटिटी कम है बट उसकी वैल्यू ज्यादा है ना। तो मतलब कीमती चीज है ना। सम कंट्रीज डंप गुड्स एट लो प्राइस इन फॉरेन मार्केट। डंप का मतलब होता है धोखा। तो चाइनीज कंपनियों ने ऐसा किया था कि इंडियन मार्केट में क्या किया उन्होंने, अपने प्राइस मोबाइलों को इंडियन कंपनियों के मोबाइल फोन से कम में बेचा, लॉसेस बियर कर करके। और अमेजोन ने भी यही किया फ्लिपकार्ट से कम्पीट करने के लिए। डंप करना, देन दूसरे कंट्री में जाके वहां के बिजनेसमैन को डंप करना, कम प्राइस पर बेचना, कैप्चर करने के लिए मार्केट को। ये लिखा है इसमें। जो सब्सक्राइबर्स है नेटफ्लिक्स के, अमेजोन के, उनको अलग सर्विसेज मिलती है, नॉन सब्सक्राइबर्स को अलग। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन ही तो होते हैं ना। पीक टाइम पर लोअर चार्जेस लेना, है ना। परफेक्ट मार्केट में तो ये हो नहीं सकता क्योंकि सब एक ही प्राइस पर एक ही चीज को बेच रहे हैं, तो वहां तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि सेलर का किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस होता नहीं है। कंडीशंस क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? यहां आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कंडीशंस पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो। सेलर का कंट्रोल है सप्लाई पर, वो जो बना रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है नहीं, उसकी मोनोपोली है। कुछ तो बचाए नेचुरल हो, लीगल हो, प्राइवेट हो, कुछ तो मोनोपोली होगी ना उसकी, नहीं तो मतलब क्या होगा फिर? उसने अपने मार्केट को डिवाइड करके रखा है सब मार्केट में कि पहाड़ी में बेचूंगा तो इतने में बेचूंगा, नॉन पहाड़ी में बेचूंगा तो इतने में बेचूंगा, गांव में बेचूंगा तो इतने में बेचूंगा, शहर में बेचूंगा तो इतने में बेचूंगा। डिवाइड करके रखा है उसने। यानी उसको पता है कि अगर मेरी प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एग्जांपल कहीं पर 10 है तो मतलब मेरे वहां सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, मोर देन 1 है ना, और कहीं पर 2 है, ये भी मोर देन 1 है बट उतनी इलास्टिसिटी नहीं है। यानी यहाँ अगर मैं प्राइस बढ़ाता भी हूं तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उतना डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आपको बताइए, ठीक है ना। इसमें आप वहां प्राइस ज्यादा चार्ज करते हो जहां आपकी प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 आती है। मैंने बोला ना आपको, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी उतना फर्क नहीं पड़ रहा आपके प्राइस बढ़ाने पर भी डिमांड पे। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशंस तो आपको पता चल ही रही है कि जहां लेस देन 1 है मतलब उतना फर्क पड़ रहा नहीं है आपके प्राइस बढ़ाने से, है ना। तो वहां आप भर भर के प्राइस बढ़ाओगे कि हायर प्राइस चार्ज करने पर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। यही तो करते हैं मोनोपोलिस्ट, करते हैं। जियो क्या कर रहा है आज? अगर वो प्राइस बढ़ा देगा तब भी आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना ही है, आप मोनोपोली है उसकी। उतना ज्यादा आजकल कम प्राइस पर दे रहा है कौन है? नेटवर्क आपको, ठीक है ना। दूसरी बात, ये कंडीशन है डिस्क्रिमिनेशन की। इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बायर्स ऑफ लो प्राइस मार्केट टू रीसेल द प्रोडक्ट टू द बायर्स ऑफ हाई प्राइस। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने मोनोपोलिस्ट के गुड्स एक लो प्राइस मार्केट पे खरीदे, होता ना। बायर भी तो एक सेलर हो सकता है और उसी को ले जाके आपने एक हाई प्राइस मार्केट पे बेच दिया, यानी रीसेल नहीं कर पा रहे आप गुड्स को। ये भी डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा इशू है, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा, ठीक है। होता है ना, खरीदने वाला कई बार बेच भी देता है जाके। तो डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोलिस्ट के लिए हाई प्राइस चार्ज करने के लिए इनइलास्टिक डिमांड होना, रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब आपको पता ही है रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? लेस देन 1, जिससे प्राइस चेंज होने पर उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, तभी तो डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा उसको। ये देखो एक डायग्राम, एक क्वेश्चन दे दिया है, आप सिंगल मोनोपोली आपकी, आप 30 रुपए पे चीज को बेच रहे हैं। एक मार्केट पे आपकी, 2 मार्केट है आपके पास में, ए और बी। तो ए मार्केट पे आपकी जो इलास्टिसिटी है वो 2 है और बी पे 5 है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा लेस देन मोर देन 1 है
ज्यादा कहां पर चेंजेस आने वाले हैं? बी मार्केट पर। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर? मार्जिनल रेवेन्यू। पहले मार्केट ए का है ना, तो फिर मार्केट बी का। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एवरेज रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए अपॉन इलास्टिसिटी माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी। तो एवरेज रेवेन्यू है ना, इलास्टिसिटी कितनी मार्केट ए की? 2 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आपको पता ही है, या तो 1/2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। 1/2 आ गया और उसके बाद उन्होंने 30 से उन्होंने क्या किया आपको पता ही है, ठीक है। तो आंसर कितना आया जल्दी बोलो? 15 आंसर आया। ये 15 हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। इतना तो आप प्राइस चार्ज करेंगे, इससे ज्यादा ही करेंगे क्योंकि आप तो मोनोपोलिस्ट है जी, अरे आप तो मोनोपोलिस्ट है, ठीक है ना। सेम आपने यहां सॉल्व किया, इलास्टिसिटी में 5 ले लिया, कितना आया आपका मार्जिनल रेवेन्यू? 24। तो क्लियर क्या हुआ इससे? क्या निकला? अलग अलग आया अलग अलग मार्केट में, कि दो मार्केट में डिफरेंट आएगा, परफेक्ट मार्केट तो है नहीं। तो marginal revenue in the market in which elasticity high is greater than marginal revenue in the market where elasticity is low. So it is profitable for the monopolist to transfer some amount of product from market A where elasticity is less and therefore marginal revenue is low to market B where elasticity is high और marginal revenue is large. What does that mean? कमाने के chances कहाँ ज़्यादा है तुम्हारे? यहाँ। तो मार्केट ए से प्रोडक्ट को निकालो, भले वहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा हो, और कहां पर लेके आओ? मार्केट बी में। ऐसा कहने की वो कोशिश कर रहा है। व्हेन द मोनोपोलिस्ट ट्रांसफर वन गुड फ्रॉम यूनिट फ्रॉम मार्केट ए टू बी, तो उसको मार्केट ए में 15 रुपए जाएंगे है ना, मार्केट बी में 24 रुपए कमा रहा है ना। लॉजिक समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? वो बोल रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बी वाले मार्केट में ज्यादा आपकी डिमांड है तो यहां लाओ ना गुड्स को, और एक गुड्स पे आप कितना कमाने वाले हो? यहाँ पर 24 रुपए। यहाँ एक गुड्स पे आप कितना कमा रहे हो? 15 रुपए। तो यहाँ से यहाँ अगर गुड्स लाओगे तो 15 रुपए का नुकसान होगा ना, यहाँ तो आपको ऊपर के 9 रुपए मिल ही रहे ना। ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है? देखो आगे, लॉस से ज्यादा गेन है आपका। ऐसा कब कर पाए आप? जब आप समझ पाए कि कौन से मार्केट में क्या आपको मिल रहा था, ठीक है, कौन से मार्केट में क्या आपको मिल रही है। अपन ने मार्जिनल रेवेन्यू निकाले, ठीक है, इलास्टिसिटीज को कंपेयर करके। जहां मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होगा वहां आप अपने गुड्स को ट्रांसफर कर दोगे दूसरे मार्केट से। अब दूसरी बात, जब आप मार्केट ए से गुड्स मार्केट बी में ले आओगे तो यहां ऑटोमेटिकली स्कैरसिटी क्रिएट हो जाएगी, तो यहां पर भी मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ने लगेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, तो अपन कहाँ थे? ये अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये दो मार्केट अपन ने देख ली। अब उसमें ऐसा भी पूछेगा वो आपसे कि मोनोपोलिस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना, मार्केट ए से गुड्स को मार्केट बी में सप्लाई कर रहा है क्योंकि मार्केट बी में उसको ज्यादा मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है ना। तो अब क्या होगा कि वो गुड्स को मार्केट बी में लाएगा, गुड्स मार्केट में आ जाएंगे, तो यहाँ हो सकता है प्राइस स्टेबल में आ जाए क्योंकि गुड्स अवेलेबल है, और मार्केट ए में स्कैरसिटी हो जाएगी तो फिर वो वहां पर मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ सकता है। ऐसे होता है ना, यही तरीका तो होता है। अब वो डिस्क्रिमिनेशन के ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, वो क्यों करते हैं आप लोग डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा क्या कारण है? तो उसमें लिखा है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, आप अपने ज्यादा से ज्यादा स्टॉक को बेच पाए अलग अलग प्राइसेस पर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज के पीक पॉइंट पर हो आप, आपको तो पता ही है इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है। टू कैप्चर फॉरेन मार्केट बाय डंपिंग, मैं आपको डंपिंग का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक टाइम था कि जब चाइना के फोन इंडिया में 3-4 हज़ार में स्मार्टफोन मिलते थे, डंप कर दिया ना इंडियन टेलीफोन मार्केट को। एंड टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, मतलब आप जितना लग रहा है उतना तो निकालने कम से कम, ये आपका टारगेट रहता है। इक्विटी का मतलब ये एमसी इक्वल्स टू प्राइस तो है, ठीक है जी। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो देखना फिर, कि इनकम लेवल पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, एज के आधार पर आपने रेलवे में देखा ही है, बच्चों की टिकट अलग, बुजुर्गों की टिकटें अलग, ये आपको पता ही है। आप ज़्यादा खरीदेंगे, 5,000 का शॉपिंग करेंगे तो 1,000 का आपको शॉपिंग फ्री होगा। ये सब सुना होगा ना, डिस्क्रिमिनेशन इसी को तो कहते हैं। ठंडी में खरीदेंगे तो, गर्मी में खरीदेंगे तो, 8 बजे के पहले खरीदेंगे तो, यही तो होते हैं डिस्क्रिमिनेशन। क्या होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बेसिक मतलब क्या है कि आपके पास जो सरप्लस है, मतलब आप जो एक्स्ट्रा पैसा हमको देना चाहते हैं वो हम आपसे लेना चाहते हैं, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो प्रोफेसर पीगू साहब ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 डिग्रीज बनाई है डिस्क्रिमिनेशन की, अलग अलग कंज्यूमर के हिसाब से। ध्यान दो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट डिग्री है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मोनोपोलिस्ट सेपरेट करता है मार्केट को इंडिविजुअल कंज्यूमर के हिसाब से,
और फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जितना आप देना चाहते हो। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है कि कितना आप पे करना चाहते हो, कर रहे नहीं हो, करना चाहते हो, तो जितना भी आप पे करना चाहते हो वो पूरा ले लेता है आपसे। और ये कौन लोग लेते हैं, ये नाम लिखा है इनका, ये आपको तो पता ही है इनके नाम, है ना। यहाँ आपका कंज्यूमर सरप्लस हाई होता है, सबसे हाई। याद आया डायग्राम का कंज्यूमर सरप्लस का, ऐसा कुछ था। तो ये जो सरप्लस वाला पोर्शन है पूरे ले लिया इन लोग ने, क्योंकि आपके पास इनके अलावा कोई ऑप्शंस होते नहीं है, आपको तो पता ही है ना। ठीक है जी, ये फर्स्ट डिग्री हो गया। सेकंड डिग्री में क्या होगा, डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ सोल्ड अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, पूरा नहीं, अ पार्ट। तो दो पॉसिबिलिटी आएंगे इसमें, डिफरेंट कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइसेस इफ दे बाय डिफरेंट क्वांटिटी। वही है, ज्यादा खरीदोगे तो कुछ कम में मिलेगा, कम खरीदोगे तो ज्यादा में मिलेगा, ऐसा अपन ने पढ़ा है, देखा ना। लार्जर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइसेस, जैसे अ फैमिली पैक ऑफ सोप्स, आइसक्रीम का आपने सुना होगा, फैमिली पैक एक खरीदोगे तो इतने में पड़ेगी। बिस्किट्स ज्यादा खरीदने पर आपको कम में मिलेगा। आप देखते होंगे ना, एक बिस्किट का पैकेट आता है, इसमें 10 बिस्किट के पैकेट होते हैं अंदर, आपने देखा होगा ना। तो अगर आप इसका टोटल प्राइस निकालेंगे तो पर प्राइस आपको प्राइस कम पड़ेगा, ऐसे होते हैं ना। और एक पैकेट लेने जाओगे तो मान लो ये 15 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे पर क्वांटिटी में अपन कंपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। और थर्ड डिग्री में क्या होता है, लोकेशन के हिसाब से कंज्यूमर सेगमेंट। कंज्यूमर सेगमेंट का मतलब समझते हैं आपको, एक ही चीज को अलग अलग प्राइस पर बेचना है। 2 रुपए का सर्फ एक्सल भी आता है, 5 का भी आता है, 10 का भी आता है, 100 का भी आता है, 50 का भी आता है। 2 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट भी आता है, 5 का भी आता है, 10 का भी आता है। तो ये सेगमेंटेशन, एक ही चीज को अलग अलग प्राइस पर। डंपिंग मैंने बताया ना आपको, अपने घर में कुछ और प्राइस पर बेच रहे हो, बाहर जाके। पतंजलि ने बहुत किया फॉरेन मार्केट में, डंप किया दूसरे लोग, डोमेस्टिक में अलग, बाहर अलग, इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से, कंज्यूमर सेगमेंट के हिसाब से। सेकंड वाले में आपसे एक पार्ट ऑफ सरप्लस ले रहे हैं, और फर्स्ट वाले में ये जो आईफोन है ना, ये इधर है, ये पूरा सरप्लस ले लेता है आपका, जितना आप देना चाहते हैं सब ले लेता है आपसे, इवन ज़्यादा ले लेता है। डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है ना, क्योंकि फॉरेन मार्केट में अलग प्राइसेस होते हैं उसके, अगर आप डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो। इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अंडर सिंपल, अपन सिंपल मोनोपोली पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। डिस्क्रिमिनेटिंग में तो अपने लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जैक्टली फाइंड आउट करना। तो डिस्क्रिमिनेटिंग पढ़ेंगे अपन, सिंगल में क्या है, सिंगल प्राइस है पूरे आउटपुट का, बहुत रेयरली फाइंड आउट होता है। बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में तो अलग अलग प्राइस है अलग अलग मार्केट में। क्वेश्चन काय में आएगा ये समझो। तो क्या करता है मालूम, कोई भी मोनोपोलिस्ट अपने मार्केट को डिवाइड करता है अलग अलग सब मार्केट में, कि एक मेरा गोंदिया का मार्केट हो गया, एक मेरा नागपुर का मार्केट हो गया, यहाँ मेरे को कितना मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है, यहाँ मेरे को कितना मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है। तो वैसा वो प्राइस डिसाइड करता है, और एक दोनों मार्केट का मिला के एक एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू निकालता है ना, कि इतना तो मुझे दोनों मार्केट से मिनिमम कमाना ही कमाना है। बराबर है कि नहीं बराबर है। तो ये 3 क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है आपको, कितना मैं बना रहा हूँ, दोनों मार्केट में कितना मैं बेच रहा हूँ, और दोनों मार्केट में मेरे प्राइसेस क्या क्या है। तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, ये हो सकता है सिमिलर भी हो, बट मार्जिनल रेवेन्यू अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई डॉक्टर है, वो गोंदिया में और नागपुर में दोनों में आके देखता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ आपको मैं, एक डॉक्टर है, बड़ा फेमस डॉक्टर है, वो गोंदिया विजिट करता है 2 दिन या 1 दिन में, 2 दिन ले लेते हैं, सैटरडे संडे, और बाकी 5 दिन वो नागपुर में रहता है। आप अपने को एग्जांपल में ऐसा लेना है कि उसकी नागपुर में भी मोनोपोली है, ठीक है, अच्छा खासा, मान लीजिए न्यूरो सर्जन है फॉर एग्जांपल के तौर पर, कैंसर स्पेशलिस्ट है, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो क्या करेगा, यहाँ ज़्यादा अवेलेबल है ना यहाँ पर, तो यहाँ प्राइसेस शायद कम रहें, और यहाँ कम अवेलेबल है तो हो सकता है यहाँ प्राइसेस ज़्यादा हो। अगर मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है तो, क्योंकि अगर क्रिएट नहीं हुई है तो फिर तो आप सस्ते में आएंगे, है ना। कोई समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, ऐसा आप कर सकते हैं। बट आपको एक AMR याद रखना है कि इतना तो मुझे रिकवर करना ही है दोनों जगह से, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछेगा आपको, ठीक है। कहाँ पर क्वेश्चन आएंगे वो देखो, तो क्या करेगा वो देखो। इन अदर वर्ड्स, अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट विल क्रिएट कंपेयर द मार्जिनल रेवेन्यू विद द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द आउटपुट। तो पहले फाइंड आउट करेगा कि मेरा AMR कितना है दोनों मार्केट में, है ना, करेगा कि नहीं, फिर उसको मार्जिनल कॉस्ट से कंपेयर करेगा। तो अगर दोनों मार्केट में उसकी मार्जिनल कॉस्ट रिकवर हो रही है, एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे निकालते हो आप, दोनों मार्केट के मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करके, ऐसे निकालते ना।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? देखिए डायग्राम आ गया आपके सामने। दोनों मार्केट के मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहेंगे क्या? मुझे बताओ सर कैसे रह सकते हैं? चांस ही नहीं है ना, प्राइसेस अलग है तो कैसे रहेगा भाई? हो ही नहीं सकता ना। आप गोंदिया में एक पेशेंट के 500 रुपये ले रहे हो, आप नागपुर में एक पेशेंट के 300 रुपये ले रहे हो, तो डिफरेंट हो सकता है। वहाँ ज़्यादा प्राइस इसलिए नहीं है क्योंकि आप ज़्यादा अवेलेबल हो, यहाँ ज़्यादा प्राइस इसलिए क्योंकि कम अवेलेबल हो। बट आपका दोनों जगह पर एक मार्जिनल कॉस्ट तो होता होगा, उससे कम नहीं होना चाहिए आपके मार्जिनल रेवेन्यू। जो काम की चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपका फालतू का टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको इक्वलाइजिंग करनी है कि जो मेरे को दोनों मार्केट में मार्जिनल कॉस्ट लग रहा है वो AMR इक्वल्स टू AMR, मतलब दोनों मार्केट में मिलने वाला मेरा एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये देखो डायग्राम है, गोंदिया का मार्केट, नागपुर का मार्केट। ये देखो यहाँ पर थोड़ा कम प्राइस है दिख रहा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा प्राइस है, तो थोड़ा मार्जिनल रेवेन्यू पे भी फर्क आएगा, आएगा कि नहीं आएगा यार? बट ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, SMC यहीं से रहता है, ये मार्जिनल कॉस्ट का पॉइंट है, और ये मार्जिनल रेवेन्यू का है। इससे कम आपको प्राइस चार्ज नहीं करना है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला आपको? इससे कम आप प्राइस चार्ज नहीं करेंगे, जो इससे ज़्यादा दिख ही रहा है। हाँ, यहाँ आपको इतना प्रॉफिट हुआ और यहाँ आपको इतना होगा, बट यहाँ ऐसा क्यों कम क्यों प्राइस इस मार्केट में? क्योंकि आपकी मोनोपोली तो है बट अब अवेलेबल भी ज़्यादा हो, और यहाँ आपकी मोनोपोली है बट अब अवेलेबल कम हो। ये गोंदिया का मार्केट या नागपुर का मार्केट, तो आप देखोगे दोनों जगह के प्राइसेस में मार्जिनल रेवेन्यू का डिफरेंस है जो दिख रहा है आपको, और कहीं कम ज़्यादा कमा रहे हो आप, मगर मार्जिनल कॉस्ट से दोनों ज़्यादा ही ज़्यादा है, और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू MR से ऊपर ही रहेगा ये, इससे कम तो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पर लेस इलास्टिक हो, कहाँ आपके अवेलेबिलिटी के लिए लोग मर रहे हैं? गोंदिया में यानी मार्केट में। और कहाँ पर मोर इलास्टिक हो आप? यहाँ पर, क्योंकि आप ज़्यादा अवेलेबल हो ना। तो एक दिन पेशेंट नहीं भी आए तो दूसरे दिन वेट करोगे, प्राइस थोड़ा कम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स नागपुर में ज़्यादा हो, ये लिखा हुआ है, पर ऐसा हर कोई करता है। मेरे को ऐसे लगता है कि ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये आप लोग देखते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, होता है ना। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में 1 डे विजिट के लोग लाखों रुपए लेते हैं, तो वो तो कोशिश ही करेंगे ना कि हमारा जो खर्चा है पेशेंट देखने का उससे ऊपर ही लें, हर लास्ट पेशेंट को देखने का खर्चा है उससे ऊपर ही लें हम लोग। ठीक है, अल्टीमेटली क्यों करते हो आप डिस्क्रिमिनेशन? फॉर हायर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस आप ले सको, है ना। तो देयर इज लॉस और इकोनॉमिक वेलफेयर एज द प्राइस पेड इज हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो रिजल्ट इन रिड्यूस कंज्यूमर। वही जितना बेचारा देना चाह रहा है आप उससे पूरे ले लेते हो, पूरा ले लिए तो फर्स्ट डिग्री, पार्ट लिए तो सेकंड डिग्री, और लोकेशन के हिसाब से लिए, कंज्यूमर सेगमेंटेशन के हिसाब से डिफरेंट, फिर वो थर्ड डिग्री होता है। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आप डिस्क्रिमिनेशन लॉस करके भी करते हो, याद है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ओला, ऊपर जियो, लॉस मेकिंग बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? और ना ऑफ टाइम पर आपने कम कर दिए प्राइसेस, ऑन टाइम पर जो पीक टाइम होता है उसमें बढ़ा दिए। यही तो होती है खास बात है बड़ी कंपनियों की, क्योंकि पीक टाइम पर वो रिकवर कर लेते हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि एसेंशियल सर्विसेज होती है जैसे कि रेलवे, ये भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बट जरूरी नहीं है प्रॉफिट में आए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन सर्विस ओरिएंटेड से करते हैं, वेलफेयर से, तो इनको कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है। ठीक है, बिजली वाला एग्जांपल भी इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको मैं? ठीक है, जब आप प्राइस ज़्यादा लोगे मार्जिनल कॉस्ट के मुकाबले, तो मतलब वेलफेयर तो आप देख ही नहीं रहे हो ना, क्योंकि आपको तो कमाने की इच्छा है, तो वो वेलफेयर वाला पार्ट खत्म हो गया। ओके, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि अगर आपका प्राइस इतना है तो आप इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में सोच रहे क्या? तो आंसर है नो। और अगर इतना ले रहे हो तो सोच रहे क्या? तो आंसर है यस। रेलवे का एग्जांपल पूछ सकता है उसमें, इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली पूछ रहा है आपसे। क्रिटिसाइज्ड है कि ये लोग इस पे फोकस नहीं करते, ये अपने बारे में सोचते हैं, है ना। इनका मेन फोकस इसी पे रहता है कि अपना पैसा कमाओ, और वेलफेयर के बारे में इनका कोई थॉट प्रोसेस नहीं रहता। कम एलोकेट करते हैं ना लोगों को, डिस्ट्रीब्यूशन कम करते हैं, चीज़ें पहुंचाते कम है जानबूझ के, हायर प्राइसेस, लोअर लेवल ऑफ आउटपुट जानबूझ के, कॉम्पिटिटिव फॉर्म को खत्म करने के लिए इकोनॉमिक प्रॉफिट पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है। मतलब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, लॉन्ग रन में भी अनजस्टिफिएबल है, ये क्यों ले रहे हैं कि जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, हमेशा ज़्यादा रहेगा मार्जिनल कॉस्ट के मुकाबले, और ये छीन लेते हैं कंज्यूमर से, ये तो मैंने पढ़ी है ना।
ठीक है। मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर लिबर्टी, हम जो बेच रहे हैं हमसे खरीदो, हमारे अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। जियो ने तो ऐसे ही कर दिया अभी आप लोग। दूसरों के लिए बैरियर्स क्रिएट कर दो, लीगल बैरियर्स, नेचुरल बैरियर्स, प्राइवेट मोनोपोलिस्ट पढ़ ही चुके हैं ना, सरकार को कंट्रोल कर लो। बराबर है कि नहीं बराबर है ना। कई बार ये मोनोपोली क्रिएट करने के लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं, उससे उनका एटीसी बढ़ता है, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना। लॉस में बिजनेस को चलाना भी तो खर्चा ही हुआ ना भाई। जो मैं लॉस मेकिंग बार बार बोल रहा हूँ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी से चलते रहे लोग शुरू में। अभी वो फ्री कोडिंग क्लासेस लॉस मेकिंग ही तो कर रहा है भाई वो। फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत तगड़े होना आपके पास में कि लॉस में चलने के बावजूद भी आप 4 5 3 साल सर्वाइव कर सको। ठीक है, इनोवेशंस करना है आपको, बट जरूरी नहीं है कि नहीं। अब हमारे लोकल में भी मोनोपोलिस्ट होते हैं, वो क्या इनोवेशन करते हैं, बट फिर भी चलते हैं, और उससे बेनिफिट तो मिलेगा आपको क्वालिटी और कॉस्ट में। ठीक है, क्या लिखा इसमें, जो भी उनको फैक्टर सप्लाई कर रहे हैं उनको कम प्राइस देते हैं, क्योंकि आप देखो एक सिंपल है, अगर बेचने वाले लोग बहुत हैं बट खरीदने वाला अगर एक ही है, तो ये तो इनको बोल सकता ना मैं कम में लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अब ये भी रॉ मटेरियल वाला है, ये भी रॉ मटेरियल वाला है, ये भी रॉ मटेरियल, इसको चाहिए, ये मोनोपोलिस्ट है, तो ये तो इनको लूट सकता है ना। तो वही तो लिखा है यहाँ पर। बराबर है कि नहीं बराबर है ना। और इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। एक ही फॉर्म रहेगी तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं आएगी ना रे। वो तो सब ऑप्टिमम पे काम करेगा। अपन ने पढ़े थे ना, कंपटीशन है नहीं। अपन अच्छा काम कब करते हैं, क्वालिटेटिव काम, जब कंपटीशन आता है। यहाँ तो कंपटीशन है नहीं, तो आप तो इनएफिशिएंट तरीके से काम करोगे। ठीक है, ये वाले का मैं आपको एक 12th का वीडियो भेजूंगा, इससे बेहतर है वो, उसको आप देख लेंगे। दूसरी बात, इस पे आपको ये अभी डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैंने जो कंडीशन आपको 50 बार पढ़ा चुका इक्विलिब्रियम की, वो यहाँ पर भी है। ये MC इक्वल्स टू MR आपको पढ़ चुके हो, और MC बिलो से कट करता है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, सेम वही डायग्राम्स वही है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है जी, ये डायग्राम ऐसा है, मैं बहुत अच्छा डायग्राम बनाने वाला था आपको, ये आपने गौर किया होगा। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू तो नीचे नहीं जाएगा, ये आपका टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू आपके पीक पे कब आता है, मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है, पढ़े हो ना, है ना। और एवरेज रेवेन्यू अपने हाफ वे पे होता है। ये डायग्राम याद है ना, मैंने बनाया। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, ऐसे तो बनता है डायग्राम। रेवेन्यू साइड से बता रहा हूँ मैं, ये TR है ना। तो ये डायग्राम में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये डायग्राम का क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, डायग्राम का क्वेश्चन आपको उसमें से आएगा कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है। पहले वो वीडियो देखना मोनोपोलिस्टिक मार्केट का, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का मार्केट है। कॉम्बिनेशन है मोनोपोली और परफेक्ट मार्केट। ठीक है जी, ये सब काम के पॉइंट है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके, खत्म बात। अपने को इससे ये डिफरेंस बिटवीन आ गया, ये आप लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन को पहले, मगर इसका वीडियो देखने के बाद। वो डायग्राम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है कि कौन से प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं कौन से रन में, बस उतना ही फोकस करना है, उससे ज्यादा नहीं। लॉन्ग रन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो सकते क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। अपन इसको पढ़ने वाले ना, ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव मार्केट होता है, मॉल, बिग बाजार, सुपर मार्केट। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डिफरेंस बिटवीन जरूर पढ़े इनका, है ना। ओलिगोपोली मार्केट का वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मैं इसके टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, वो मार्केट वीडियो भी मेरे पास अवेलेबल है। आपको यहां से क्वेश्चन पूछेगा इसमें, फ्यू सेलर्स, फ्यू 2 से 10, जिनकी देखो लिखा ना इसमें, फ्यू सेलर्स 2 से 10, एग्जैक्ट तो फाइंड आउट नहीं है कितने, बट फ्यू, कंपटीशन अमंग फ्यू। ओलिगोपोली, ओलिगो मतलब फ्यू। प्रॉफिट स्टिकलर ने भी कहा है कि ये वो सिचुएशन है जहां पर बहुत कम लोग, क्लोज राइवल्स, एक ही प्रकार की चीज को बेच रहे हैं ऑलमोस्ट एक प्राइस पर या आजू बाजू के प्राइस पर। जैसे टायर इंडस्ट्री हो गई, या सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, या टेलीकम्युनिकेशन हो गई, जैसे आप देखते हैं एकदम कॉम्पैक्ट प्राइसेस है, और सबकी अपनी अपनी मोनोपोली है, लीगल मोनोपोली है, प्राइस है कि नहीं है, सबकी अपने ना, सबका अपना अपना मार्केट शेयर है। ठीक है जी, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, कोक, पेप्सी देख रहे हो आप,
सबकी अपनी अपनी मोनोपोली है और दूसरी इंडस्ट्री को घुसने नहीं देते कभी। गिनी चुनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम देखते हैं मोनोपोलीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी इंडस्ट्री किस कौन से मार्केट का एग्जांपल है। फ्यू फॉर्म्स, बाकी तो सब बाहर की। एयरलाइन इंडस्ट्री बाकी तो सब बाहर की है। पावर जनरेशन, सप्लाई, मोबाइल टेलीफोन तो बता ही दिया, 5-6 कंपनियां बड़ी बड़ी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सब ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का एग्जांपल है। और ये क्या फीचर्स है वो आपको मैं वीडियो में डाल दूंगा। मैं आपको इसके टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन आपको बहुत आ सकते हैं। प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, प्योर और परफेक्ट एक ही बात है, और में आगे वाला एक ही बात है। जब प्रोडक्ट एक जैसा है, एक जैसा मतलब एक ही है, सभी एक ही कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, अब सभी एक ही जगह से एल्यूमिनियम बना के बेच रहे हैं। अब ब्रांड अलग अलग हो सकता है, जैसे एसी एक ही जगह पर बनते हैं, फिर ब्रांड लग जाता है उस पर, पता है कि रॉ मटेरियल एक ही जगह से निकाल रहे हो आप, आपको रॉ मटेरियल एक ही जगह से आ रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स है ना, पेट्रोलियम, स्टील, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएटेड कब होगा, जब एक ही जगह से खरीदा हुआ एल्यूमिनियम अलग अलग ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली बोलते हैं उसको, ठीक है ना। प्योर ओलिगोपोली में होमोजेनियस गुड्स के नेचर। ओपन एंड क्लोज, नाम से लग रहा होगा, ओपन में नई फर्म्स एंटर कर सकती हैं, लाइसेंस लो, आ जाओ आप भी टेलीफोन कंपनी में आ जाओ, और क्लोज में आप आने नहीं दे रहे हो किसी को, आपने ट्राई से ऐसी सेटिंग करके रखी, दूसरी फर्म्स आ ही नहीं पा रही है ना। कोलिसिव, मिल गए आप, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तेरा ये मार्केट, मेरा ये मार्केट, तेरा ये प्राइस, मेरा ये प्राइस, एक कॉमन प्राइस है। मैंने ओपीसी का एग्जांपल आपको भी पीछे दिया था। और कॉम्पिटिटिव में क्या है, ऐसी कोई कल्यूजन नहीं जिसको घुसना घुस सकता मार्केट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बहुत ध्यान रखना है। पार्शियल और फुल, ओलिगोपोली इज पार्शियल व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, जैसे टाटा नमक। अब नमक तो दूसरी कंपनी, तो वो प्राइस लीडर कहते हैं उसको, कि वो प्राइस डिसाइड करता है, बाकी उसको फॉलो करते हैं। तो डोमिनेटेड फर्म विल बी द प्राइस लीडर। मैं बताया ना, टाटा नमक का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, नेस्ले मैगी, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। दैट इज पार्शियल ओलिगोपोली। और फुल ओलिगोपोली में क्या है, द मार्केट विल बी कॉन्स्पिशियस बाय द एब्सेंस ऑफ प्राइस। वहां प्राइस लीडरशिप नहीं होती, ठीक है, बाकी सभी प्राइस लीडर्स हैं वहां पर, सभी अपने अपने प्राइसेस को डिसाइड। मैं फुल ओलिगोपोली में टेलीकम्युनिकेशन मार्केट को डाल सकता हूँ, सब अपने अपने प्राइसेस डिसाइड करते हैं, प्राइस लीडर कोई नहीं। सिंडिकेटेड, ये भी बताया था मैंने, ग्रुप्स बना लिया आपने, सिंडिकेट बना लिए, जैसे अमूल का एग्जांपल है, वहां बहुत सिंडिकेट के थ्रू बेचा जाता है। और ऑर्गेनाइज्ड, एक ऐसी सिचुएशन, फर्म सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट, जैसे कैसा, बहुत सारे दूध वाले, बट वो क्या करते हैं, अपना दूध लाके अमूल के पास जमा करते हैं, और अमूल वाला फिर अपने ब्रांड पर उसको रिफ्रेश करके प्योरीफाई करके बेचता है। तो एक सिंडिकेट हुआ ना, सब यहाँ लाके रख रहे हैं और एक चैनल के थ्रू उसको बेचा जा रहा है। तो ओलिगोपोली क्रिएट कर लिया ना आपने। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, वेयर द फर्म्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग प्राइस, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की, आपने खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और वहां आप प्राइस डिसाइड करते हैं। कोटा, कौन कितना फॉरेन मार्केट में बेचेगा, कितना किसको आउटपुट बेचना है, ये ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है ना। सिंडिकेट में क्या हुआ, कोई और आपको आमंत्रण दे रहा है कि आओ हमारे थ्रू बेचो, ऑर्गेनाइज में आपने खुद वो एसोसिएशन क्रिएट की। तो ऊपर वाला सिर्फ बेचने के लिए, नीचे वाले में आप बेच भी रहे हैं, प्राइस भी डिसाइड कर रहे हैं, कोटा भी डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट का एक सिंपल थॉट बताता हूं आपको, सबका अपना अपना मार्केट शेयर है, सबका अपना अपना थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर है, आपको पता ही है। एयरटेल का अपना मार्केट शेयर है, जियो का अपना मार्केट शेयर है, बीएसएनएल का अपना मार्केट शेयर है, वोडाफोन का अपना मार्केट शेयर है। हर फर्म अपनी अपनी मोनोपोली को कंट्रोल करता है और सबकी अपनी अपनी मोनोपोली है, और हर फर्म एक दूसरे पे कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस है। जियो ने प्राइस किया, बाकी सब भी प्राइस कम करेंगे। मारुति ने प्राइस बढ़ाया तो बाकी सब प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, बेवकूफ थोड़ी ना है। आप अपने कॉम्पिटिटर को देख के कभी प्राइस थोड़ा ना बढ़ाते है ना। तो कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है ऐसे मार्केट में, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का। राइवल्स के एक्शंस पे आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, और ऐसा होता है, हम ऐसा नहीं कि नहीं होता, नहीं देख रहे। इस पर राइवल्स का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फिर से रिपीट करता हूं, आपने प्राइस कम किया क्योंकि उससे डिमांड कर्व पे फर्क पड़ता है, दूसरे ने भी प्राइस कम कर दिया तो आपकी लग गई, आप उतना प्रॉफिट कमाओगे नहीं जितनी उम्मीद थी। आपने प्राइस बढ़ाया तो दूसरा थोड़ा ना बढ़ाएगा, बेवकूफ थोड़ी ना है। आपको इस पर बहुत खर्चा करना पड़ता है क्योंकि आपको अलग दिखना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। अब जियो ने देखो, ऐसा कोई स्टार क्रिकेटर नहीं होगा जिसको हायर नहीं किया होगा उसको, तो वो कॉस्ट बियर कर सकता है ना, क्योंकि वो बल्क में बना रहा है, उससे आपकी सेलिंग कॉस्ट बढ़ती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप प्राइस कटिंग कमी करें तो बेहतर होगा, मतलब प्राइस कटिंग का मतलब समझते हैं, लॉस बियर करके। आपको ठेका मिला सरकार से,
5 कंपनियां हैं तो एक ने बोली कि मैं लॉस बेयर करने को रेडी हूं, ये तो गलत हुआ ना, ऐसे में तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो प्राइस कटिंग ना ही करे तो बेहतर है, ठीक है। ग्रुप बिहेवियर या तो मिलके बेच लो, डिसाइड कर लो कि किसका क्या कोटा होगा। सीमेंट इंडस्ट्री ने डिसाइड करके रखी, स्टील इंडस्ट्री ने डिसाइड करके रखी, ठीक है। और प्राइस लीडर है तो फिर उसकी सुनो, उसके हिसाब से चलो, ठीक है। अब यहां पर आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, या आप इतना ज्यादा कहाँ क्या लिखा है वो उस पर फोकस मत करना। अगर आप इस पे फोकस नहीं करोगे ना एक दूसरे पर तो मतलब नहीं है, फिर तो हमें पता ही नहीं होगा ना डिमांड कर्व किधर जाएगा। आपको तो देखना ही होगा बाजू वाला कितने में बेच रहा है, क्या में बेच रहा है, आपको लग रहा होगा ना इसमें क्या लिखा है, इसमें से कुछ भी नहीं लिखा जो आपको नहीं समझेगा। देखो क्या लिखा है इसमें, राइवल फर्म्स बहुत ज्यादा फर्क नहीं करते प्राइस पर, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा फर्क करेंगे तो कंज्यूमर इरिटेट होता है, फिर बोलता है यार छोड़ना एयरटेल ही यूज करना, है ना। अगर आप कॉम्पिटिटिव, जियो कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो बाकी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे जियो को खत्म करने के लिए, जैसे वोडाफोन आइडिया मिल गया। अगर आप कॉम्पिटिटिव हो तो बाकी औकात में रहेंगे, है ना। तो अभी क्या कर रहा है जियो, उसको पता है मैं तो बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, तो वो अभी ऐसे चार्ज कर रहा है। और बाकी लोग बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि उनका इतना ही निकल जाए, वोडाफोन आइडिया एयरटेल, समझ में आ रहा है, क्योंकि जियो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। तो अल्टीमेटली आपको समझना क्या है इस मार्केट में कि आप प्राइस को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, उससे कंज्यूमर इरिटेशन होगा। प्राइस रिजिडिटी होती है ऐसे मार्केट में, क्योंकि है ही 4-5 लोग ना, सीमेंट की दुकान में जाते हैं तो पूछते ही है ना, 4-5 कंपनी होती है तो प्राइस बहुत क्लोज होता है ना। और कभी कभी प्राइस लीडर भी होता है, जो मैंने आपको बता दिया टाटा का एग्जांपल, वो नमक आया तो 100 रुपए वाला वो 50 पे आ गया बेचारा गरीब। अकॉर्डिंग टू बैटट्रेंड प्राइस इज द कंट्रोल वेरिएबल फॉर फर्म्स, पूछ सकता है बैटट्रेंड के हिसाब से, प्राइस इज द कंट्रोल वेरिएबल फॉर फर्म्स एंड ईच फर्म इंडिपेंडेंटली सेट इट्स प्राइस, किसी और पर डिपेंड नहीं होकर अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। कभी कभी आप ऐसा कर भी सकते हैं अगर आप दूसरों को पे डिपेंडेंट नहीं है तो, या तो फिर एक ग्रुप बना लो, सब मिलकर प्राइस डिसाइड कर लो, सबके जॉइंट प्रॉफिट कर लो, एक ही जगह से माल बेचो, एक ही ट्रांसपोर्टेशन से एक ही जगह पर माल को रखो। मैंने बताया ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक ही जगह पे सब्जी लाके रख ली, एक ही जगह पर पूरा सामान रख लिए, कार्टल्स बना लिए, कोलिजिव हो गए, है ना। मैंने आपको ओपीसी का एग्जांपल बोल दिया, एमआईडीसी वाला एग्जांपल दिया, एक दूसरे को काटना नहीं है, अपने को एक ही जगह से माल बेचना है। ओपीसी का एग्जांपल आ गया, अरब कंट्रीज है, यूएई वाली कंट्रीज। कार्टल्स आर ऑफन फॉर्म्ड इन फ्यू फॉर्म्स, सब सिमिलर साइज की, सब एक जगह पे आ जाती है ना। अ ग्रुप ऑफ फॉर्म्स एक्सप्रेसिवली लार्ज टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज कॉल्ड कार्टल। सब अगर एक ही तो सबका, जैसे आपने मिर्जापुर देखा होगा, वहां पर कार्टल बनाने की वो कोशिश करते हैं ना कलिंग भैया, और प्राइस लीडरशिप भी लेने की कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि अगर सब फर्म इक्वल है तो कार्टल बन जाएगा, नहीं है तो फिर एक की चलेगी, बाकी उसको फॉलो करेंगे। इनका पावर ज्यादा होगा ना, क्योंकि सभी की इक्वल मार्केट शेयर है और सबकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। मगर जहां पर अगर 5 फर्म है और इसमें से एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रही है, या 10 में से 2, देखा ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में देखते कोक और पेप्सी, बाकी पूरी कोल्ड ड्रिंक उन्हीं के सब्सिडरीज है, आपको पता होगा, तो फिर वहां तो बाकी फर्म्स उनको ही देखेंगे, उन्हीं पर डिपेंड होंगे पूरी तरीके से, वही प्राइस डिसाइड करेंगे, बाकी उनको फॉलो करेंगे, सिंपल, है ना। ठीक है, प्राइस लीडर प्राइस सेट करेगा, बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे, सिंपल। प्राइस लीडर का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली ध्यान से पढ़ना, उस पर क्वेश्चन आपको 500% आ सकता है। स्क्वीजी मॉडल कहते हैं इसको, स्वीजीज मॉडल, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। ओलिगोपोली का बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही ईजी है, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपने प्राइस डिसाइड कर ली, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 GB का प्राइस डिसाइड कर लिए, 5 बड़ी कंपनी हमारे 5-6 50 रुपए, है ना जी, ठीक है। ये हो गई आपकी आउटपुट। अब वो बोल रहा है, जियो का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जियो ने अगर ओपी से प्राइस कम किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ OP1, तो फिर एयरटेल भी कम करेगा, वोडाफोन भी कम करेगा, बाकी सब भी कम करेंगे। तो जियो ने किस उम्मीद से प्राइस कम किया था कि प्राइस कम करके ज्यादा कंज्यूमर को खींचूंगा और एंजॉय करूंगा अच्छा खासा प्रॉफिट, वो तो हो नहीं पाया। तो जितनी उम्मीद थी उतनी डिमांड बढ़ी क्या? नहीं, क्योंकि बाकियों ने भी प्राइस कम कर दी। ये हुआ रिलेटिवली इनइलास्टिक, और इसका आंसर क्या होता है? लेस देन 1, उम्मीद से कम। सही बोल रहा हूँ। और इसमें कर्व कौन सा आता है? स्टीपर, जो आपको दिख रहा है, स्टीपर। प्राइस कम करने पर डिमांड में उतना फर्क नहीं पड़ा। समझ में आया?
आपके सामने बनाया मैंने। अब आपने अगर प्राइस को बढ़ाया, जियो ने बढ़ा दिया 100 रुपये कर दिया, तो एयरटेल वोडाफोन ने बोले हम नहीं बढ़ाएंगे। हम क्यों बढ़ाएं, हम गधे थोड़ी ना है, हम सस्ते दिखेंगे और क्वालिटी हमारी अच्छी है, तो हो सकता है कंज्यूमर हमारी तरफ है। तो जिस उम्मीद से जियो ने प्राइस बढ़ाया था कि मेरी तो मोनोपोली है, मैं तो लूट लूंगा इनको, कितने परसेंट से बढ़ाया, 50 से 100 कर दिया ना, 100% से ना। तो उसके 1 करोड़ कस्टमर थे, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना। तो उसके बहुत सारे कंज्यूमर शिफ्ट हो गए एयरटेल वोडाफोन आइडिया में, 100% से ज़्यादा। और आपको पता है जितने परसेंट से अगर आपके प्राइस में चेंज आया है, उससे कहीं ज़्यादा परसेंट से अगर आपके क्वांटिटी डिमांड में फर्क आया है, तो आंसर क्या होता है, ग्रेटर देन 1, यानी रिलेटिवली इलास्टिक। तो देखो ये फ्लैटर कर्व, प्राइस बढ़ाने पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये आपको पूछेगा, तो इसलिए बोलते हैं इस मार्केट को हम लोग एक और चीज बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। आप एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट करो, अपनी ऑफर डिस्काउंट से अट्रैक्ट करो, है ना। और ये जो पॉइंट है ना पी वाला, इसको हम बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व, यानी ये करंट प्राइस, इसी पे माल बेचा जाएगा ना, इससे कम ना इससे ज्यादा। आपको पूछ सकता है सब क्वेश्चन, है ये जी, खत्म बात। तो यहाँ रिलेटिवली इनइलास्टिक और यहाँ रिलेटिवली इलास्टिक, सिंपल, फिनिश। प्रिवेलिंग मतलब करंट, खत्म हो गया, कुछ भी आपको इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैंने बोला ऊपर वही लिखा है, तो अब स्टिक करो जो प्राइस है मार्केट में, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये सब क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। डुओपोली मतलब दो लोगों की मोनोपोली, मास्टर कार्ड वीजा कार्ड, दो लोग, वो पेप्सी, ओला, उबर, 2 फॉर्म्स बढ़ा दिया मैंने आपको। मोनोपोसोनी, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंगल बायर है या सिंगल सर्विस प्रोवाइडर है, और मोस्टली एप्लीकेबल टू फैक्टर मार्केट, लैंड लेबर कैपिटल वाला। तो समझ लो सरकार को किसी से, सरकार ने कोई ऑडिटोरियम बनाया, उनको एसी चाहिए, तो बायर सरकार से निकली, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत। ओलिगोपोली यानी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स। और ये सब फैक्टर मार्केट वाले हैं, मतलब लैंड लेबर कैपिटल को खरीदा जा रहा है यहाँ पर, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स है। ये स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, यही सब होगा। और बायलैटरल मोनोपोली का मतलब क्या हुआ, सिंगल बायर सिंगल सेलर, बेचने वाला भी एक, खरीदने वाला भी एक, ठीक है जी। तो हो सकता है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हो सकता है एग्जांपल दे रहा हूं, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उनको क्रूड ऑयल चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी उनको क्रूड ऑयल बेचती हो, एग्जांपल के तौर पर, उसी प्राइवेट कंपनी को ठेका देकर रखा उन्होंने, तो बेचने वाला भी एक और खरीदने वाला भी एक, इस तरीके की चीजें होती है। इसको बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली। दो लोगों की मोनोपोली है तो दो मोनोपोली, एक ही बायर है और फैक्टर मार्केट है, और खरीदने वाले अगर बेचने वाले अगर एक से ज्यादा है तो मोनोपोसोनी। और कुछ लोगों ने फैक्टर मार्केट को कंट्रोल करके रखा, फैक्टर मार्केट बढ़ा रहा मतलब लैंड लेबर कैपिटल, वो हो गए ओलिगोपोली, ठीक है, खत्म, फिनिश। जो मैं बोल रहा हूं उसी को पढ़ने का, जितना मैंने, जो पैराग्राफ को मैं बोल रहा हूं उसी को पढ़ने का, जो सिचुएशन का मैं बोल रहा हूं उसी को पढ़ने का, क्योंकि चीजें रिपीट होती हैं तो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। चलो खत्म हो गया, फिनिश।